नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के बाद में आपकी रेगुलर जो आएगी पॉलिटी की क्लासेस आएगी। एक आपकी जो मैथ की चल रही है वो तो चलती रहेगी, लेकिन अब पॉलिटी की पूरा आपका कोर्स आएगा, पॉलिटी का, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। और अभी जो पॉलिटी में हम करने वाले हैं, देखिए, हम स्टार्टिंग बेस से स्टार्ट करेंगे, ना कि हम बीच किसी एक टॉपिक से चक लेंगे। ठीक है। देखिए, जो भारत के अंदर जनतंत्र है वो किन के कारण आया। वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज के बाद। उससे पहले क्या था, राजतंत्र था, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज आया। उसके बाद में भारत में जनतंत्र हुआ, यानी कि भारत के अंदर संविधान लागू हुआ, गणतंत्र हुआ भारत, जनता का तंत्र, गण का तंत्र। ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी। तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी आपके 31 दिसंबर सन 1600 के अंदर। कुछ 30-31 लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई और ब्रिटिश क्राउन के पास गए। उन्होंने कहा, जी हमें एशिया के अंदर जो ईस्ट पैसिफिक जो इंडियन जो ओशियन है, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने व्यापार करना है, हमको एकाधिकार दे दो, यानी कि वहां पे कोई और व्यापार नहीं कर सकता। उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई, शुरुआत की गई। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, उस समय वहां की जो ब्रिटिश जो महारानी थी वो कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है। और भारत के अंदर उस समय राज किसका था, भारत के अंदर उस समय राज था अकबर का। ठीक है। क्योंकि अकबर का राज कब से कब तक था, 1556 से 1605 तक था। तो 1600 ईस्वी के अंदर आ रहे अकबर का राज था, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। आप वो चीज आपकी हिस्ट्री के अंदर हम करेंगे कि कब आए, कब पहली फैक्ट्री डाली, कब कैसे हुआ, कब कैसे हुआ। हम यहाँ से जो संविधान के अंदर जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं, संविधान के अंदर हमारे जो चीजें ली गई हैं, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुछ कानून थे वहां से हमारे पास में ये चीजें ली गई हैं। और जब से इन चीजों की शुरुआत हुई, हम तभी से लेके ये सारी चीजें वहां के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे। अपने को वहां से बहुत सी चीजें अपने को वहां की देन मिली है। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया, एलिजाबेथ प्रथम उसमें वहां की महारानी थी। और भारत के अंदर अकबर का शासन था, मुगल शासन था अकबर का। एक चीज हो, अभी आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते होंगे चार्टर्ड एक्ट और भारत शासन अधिनियम, ये क्या है भाई। देखिए, जो चार्टर्ड एक्ट थे भारत के अंदर, जो भारत की पहली क्रांति हुई 1857 की क्रांति, उससे पहले जितने भी एक्ट आए, जितने भी आए टोटली, सभी के सभी चार्टर्ड एक्ट कहलाए। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन का जहां जहां शासन था, वहां वहां के लिए अपने हिसाब से उसी संसद की उसी चार दीवारी के अंदर से, उसी ब्रिटेन के अंदर से वो कानून बनाते और उन देशों के ऊपर थोप देते। तो उनको तो कहते थे चार्टर्ड एक्ट। ठीक है। उसके बाद में चीजें बदली। 1857 में ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ली सत्ता। पहले कंपनी के हाथ में थी, उसके बाद में सत्ता किसने ली, क्राउन ने ली। और उन्होंने क्या किया कि भारत के अंदर रहकर जो वॉइसरॉय था, वॉइसरॉय के साथ में एक व्यक्ति और छोड़ते थे वो। ठीक है, सचिव, जिनको सेक्रेटरी बोलते हो आप, मार्ले मिंटो। यहाँ पे एक आपके सचिव हैं, एक आपके वॉइसरॉय हैं। ठीक है। तो उनके नाम से एक्ट आए। वो भारत में रह के भारत की सिचुएशंस देख के ब्रिटिश संसद को बुलाती और भारत के रेफरेंस में फिर वो उस तरह से कानून बनाते। ठीक है। जो 1857 के बाद में आए, इनके 1858 से जो 1947 तक, जब तक भारत ने आजाद नहीं हो गया, जब तक जितने भी कानून आए वो सारे के सारे क्या कहलाए, भारत शासन अधिनियम। और उससे पहले जितने भी थे वो सारे के सारे क्या कहलाए, चार्टर्ड एक्ट कहलाए। ठीक है। यहीं से भारत का जो संवैधानिक विकास है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक चीज और गौर करिएगा, मैं BEIC जहां पे लिखूं उसका आप मतलब समझिएगा। बी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो सबसे पहले जिस हम एक्ट की बात करेंगे, 1773 का चार्टर्ड एक्ट, वो भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। और यहां से कंपनी को कंट्रोल किया जाना शुरुआत हुई। उससे पहले कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने कोई शिकंजा नहीं कसा, कोई कंट्रोल नहीं किया। यहीं से कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ठीक है। तो पहला कदम था जब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करना चाहा और पावर को क्या कर दिया, सेंट्रलाइज्ड कर दिया। देखिए,
जब 1773 के समय क्या था, बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी थी, और आपके मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और उनके गवर्नर सभी के अलग अलग होते थे, और वो तीनों पावर के लिए लड़ते थे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। लेकिन अब क्या किया, इन तीनों में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको कर दिया मेन, बॉम्बे भी उसी के अंदर में ला दी, मद्रास भी उसी के अंदर ला दी। ठीक है, बंगाल का अब जो गवर्नर था उसको कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। उसको क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। वॉरेन होस्टिंग जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वो इसी एक्ट के देन थे। 1773 का जो चार्टर्ड एक्ट था इसी एक्ट के देन थे। ठीक है, भारत के अंदर जो अभी अपने लीगल जो सिस्टम चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, उसकी शुरुआत भी इसी एक्ट के द्वारा होती है, 1773 के एक्ट के द्वारा। इसके अंदर क्या हुआ कि इन्होंने कोलकाता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कोलकाता में क्या की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और इस एक्ट ने मॉडल लीगल सिस्टम की नींव रखी। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है किस एक्ट के कारण होती है, 1773 के। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट की, भारत में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई, 1773 का चार्टर्ड एक्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय का 1773 के द्वारा जो कोलकाता में बना, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एम्फे, एलिजा एम्फे। 3 अन्य न्यायाधीश और थे, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। कौन कौन थे, चेस्टर, लिनेस्टर, हाइडे। आप भी बोलिए दोबारा से, एलिजा एम्फे क्या थे, सीजीआई थे, यानी कि चीफ जस्टिस थे उस टाइम के, उस कोर्ट के सीजे थे, चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्फे। और अन्य जो जज कौन कौन थे वहां पे, 3 और थे, यानी 4 जज थे टोटल। एक उनका मेन हो गया और 3 अन्य हो गए, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। चेस्टर, लिनेस्टर, हाइडे, चेस्टर, लिनेस्टर, हाइडे। ठीक है, अब इसके बाद में 1773 जब एक्ट आया, इसमें कुछ कमियां रहेगी। इन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में फिर से एक और एक्ट आता है। उस एक्ट को आप बोलते हो, उसको जानते हो आप, पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स क्या है भाई, पिट्स जो थे वो विलियम पिट्स थे, जो उस समय के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वहां पे बिल पेश किया और उन्हीं के नाम से इस बिल को जाने जाने लगा। 1784 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, ब्रिटिश के पीएम थे कौन, विलियम पिट्स। उन्होंने इस बिल को लेके इंट्रोड्यूस किया और उसी कारण इस बिल को क्या कहा जाने लगा, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या किया उन्होंने, इस एक्ट के अंदर जो 1773 का था उसके अंदर सुधार किए। भारत में जो द्वैध शासन की शुरुआत होती है सबसे पहले, वो इसी एक्ट के कारण होती है। द्वैध शासन मतलब कि दो शासन, द्वैध का मतलब 2। ठीक है, 2 शासन कैसे, एक तो उन्होंने जो कंपनी को देखने वाला था सिस्टम, जो कंपनी को सिर्फ व्यापार को देखेगा, राजनीति के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके लिए उन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, व्यापार के लिए, जो व्यापार देखते थे ओनली। और दूसरा जो उस भारत के शासन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो ब्रिटिश संसद उसको कंट्रोल करती थी। ठीक है, क्या बनाया उन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी कि जो राजनीतिक नियंत्रण रखती थी। इसी के साथ में देखिए अब 2 शासन हो गए, कंपनी 2 शासन कर रही है, व्यापार के लिए अलग शासन व्यवस्था की गई है और शासन करने के लिए अलग की गई है। यानी कि यहीं से भारत में क्या हुई, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, द्वैध शासन की। इसके बाद में आता आपका 1786 का चार्टर्ड एक्ट। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड यानी कि जो शक्ति थी गवर्नर जनरल की, वो क्या कर दी, लिमिटेड कर दी। उससे गवर्नर जनरल को काफी परेशानी होने लगी, कोई निर्णय नहीं ले सकता था स्वतंत्र होकर, तो उसके लिए इंट्रोड्यूस की गई वीटो पावर। भारत के अंदर आज भी प्रचलित है और अन्य जहां पे भी जनतंत्र है, गणतंत्र है, वहां पे प्रचलित है वीटो पावर। ठीक है, कि गवर्नर जनरल कोई अगर चीज उनको पसंद नहीं आती, कोई एक्ट उनको पसंद नहीं आता, तो अपनी चीज को उसके ऊपर, किसी कानून के ऊपर, किसी राय के ऊपर वो क्या कर सकते थे, वीटो कर सकते थे। और इसी के साथ में जितनी भी सेना थी, उस सेना का कंट्रोल किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को। ठीक है, वीटो पावर और गवर्नर जनरल। 1786 के चार्टर्ड एक्ट में ये चीजें हैं। भारत में सबसे पहले वीटो पावर का इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1786 की चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। सैन्य शक्ति गवर्नर जनरल कब दी गई, 1786 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। अभी देखिए वीटो पावर को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वीटो पावर,
क्या है? वीटो पावर। 4 तरह की वीटो पावर होती हैं जो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हैं, 4 तरह की हैं। लेकिन भारत के रेफरेंस में जो भारत का संविधान था, भारत के संविधान में टोटल कितनी थी? इंडियन संविधान में जो भारत का संविधान था, भारत के संविधान में कुल 3 थी। उन तीनों पे चर्चा करेंगे। और एक जो यूएसए के लिए है वो अलग से है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी। देखिए, जो पहली विट्टो है, पहली विट्टो का नाम है अत्यंतकारी विट्टो। अत्यंतकारी विट्टो, एब्सोल्यूट विट्टो, या जिसको आप पूर्ण विट्टो बोल देते हो, अत्यंतकारी विट्टो। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई कानून आया, संसद ने किसी चीज को किसी एक्ट को पास किया, कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति की साइन होते जब भी तो कानून बनता है ना। वो तो पास हो गया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, और राष्ट्रपति जी के पास में गया। राष्ट्रपति जाके इसको सीधा सीधा मना कर देते थे कि भाई मैं पास नहीं करता, इसको मैं साइन नहीं करता, मेरी मर्जी, मैं साइन करने से मना कर सकता हूं क्योंकि मेरे को संविधान के अंदर पावर दी गई है। तो इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। अब भारत के अंदर ये विट्टो नहीं है। 2 विट्टो और बची हुई हैं, उनके बारे में और बताता हूं, उनके बारे में जानिए। दूसरी विट्टो होती है पॉकेट विट्टो, जिसमें वो चीज को अपनी जेब में रख सकता है। जैसे 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी, जो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी सरकार ने इंडियन पोस्ट ऑफिस जो संशोधन अधिनियम था वो पेश किया, लेकिन राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर साइन अपने जेब के अंदर उसको रख लिया। भारत के संविधान में यह कहीं नहीं लिखा गया कि राष्ट्रपति उस चीज को अपने पास कितने समय के लिए रख सकता है। ज्ञानी जैल सिंह जी ने इसका प्रयोग किया था 1986 के अंदर, इंडियन पोस्ट ऑफिस संशोधन एक्ट के अंदर। राजीव गांधी की सरकार थी, 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। तीसरे प्रकार की जो आपकी विट्टो होती है वो है आपकी सस्पेंशन विट्टो या निलंबकारी विट्टो। सस्पेंशन या निलंबकारी विट्टो। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर ये होता है कि कोई चीज बढ़ के आए राष्ट्रपति जी के पास में साइन करने के लिए, राष्ट्रपति जी उसको एक बार के लिए वापस भेज सकते हैं पूर्ण विचार के लिए, कि आप इसके अंदर कोई सुधार कीजिए, आप इसके अंदर कोई पूर्ण विचार कीजिए, इसमें ये कमी लग रही है मेरे को, तो उसको एक बार के लिए वो भेज सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा से सेम टू सेम वैसी आ जाए या उसके अंदर कुछ चेंज होके आए तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति को उसके ऊपर क्या करने पड़ेंगे? साइन करने पड़ेंगे। भारत के रेफरेंस में ये 3 थी, जिसमें से एक को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया, अत्यंतकारी एब्सोल्यूट विट्टो को। उसके बाद में बची पॉकेट विट्टो, जो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी ने इस्तेमाल किए। 7वें राष्ट्रपति थे, पहले सिख राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी की सरकार थी। उसके बाद में तीसरा है आपका निलंबकारी विट्टो, जिसके अंदर सस्पेंशन विट्टो भी जिसको कहते हैं। और इस विट्टो का प्रयोग करके राष्ट्रपति उसको पूर्ण विचार के लिए संसद के पास में दोबारा से भेज सकता है। ठीक है। एक और होती है जो इंडिया के रेफरेंस में नहीं है लेकिन यूएसए के रेफरेंस में है, उसके बारे में भी जान लीजिए, क्वालिफाइड विट्टो। इसके अंदर क्या है? राष्ट्रपति किसी चीज को साइन करने से मना कर दे तो कांग्रेस बोलते हैं, तो कांग्रेस के अंदर अगर विशेष आपको कल देखने को मिलेगी। और एक एक करके मैं आपको पूरे की पूरी पोल्टी, लगभग मैक्सिमम मेरे हिसाब से 15 से 20 दिनों के बीच में आपकी पूरी की पूरी पोल्टी इसी तरह से पूरी डिटेल के साथ में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।